हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी 12। इस सीरीज में हम आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं हैं, लेकिन आपके नीट के लिहाज से जितने भी सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तकरीबन हर चैप्टर में 12, 15 या 18 सवाल होंगे। तो अगर आप सारे दोनों एनसीईआरटी को मिला लें तो एग्जाम्पलर्स 1 में क्वेश्चंस की संख्या लगभग 500 के आसपास आती है। और आप जानना चाहिए कि क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इससे नहीं कि डिक्टो यही सवाल आ जाएंगे, ये एक भ्रम है बच्चों को कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही सवाल आते हैं। ऐसी बात कहते ज़रूर हैं। It doesn't mean कि each and every point or your line of the question will come in your exam. Yes, important बात यह है कि एक जो तरीका दिया गया है एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस को, उस तरह के सवाल आ सकते हैं। उस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लेकर सवाल आ सकते हैं, या हो सकता है 2-4 सवाल आ ही जाएं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ऑल द 90 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द एग्जाम्पलर? फिर तो पेपर आउट ही समझो ना। तो कुछ मिथ है बच्चों में, उस मिथ को आपको हटा लेना चाहिए। इसलिए लास्ट वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आपसे यही चाहूंगा कि आप हमारे क्वेश्चंस को जो एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत ध्यान से सुने, फिर दोबारा या तिबारा जब आपको समय मिले तब सुने। कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। इस चैप्टर में कुल 13 क्वेश्चन हैं, 13 सवाल हैं। जैसा मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चंस को, उन 13 सवाल को एक्सप्लेन करने में समय लगेगा। तो इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में आपको दूंगा, और पार्ट में देने का पर्पस सिर्फ ये है कि एक बार में आप थोड़ा सा समय हमें दें, सारा समय हमें नहीं चाहिए। और जब आप चाहें, आपके पास समय ज्यादा हो, तो दोनों पार्ट एक साथ आप कर लें। तो मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि हर क्वेश्चन के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन को बेहद ध्यान से सुने, और सुनते वक्त जो आपकी अपनी मेमोरी है, जो आपकी नॉलेज है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसके साथ उसे कोरिलेट करें। अगर आप ऐसा कर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है। किसी प्रकार के शॉर्टकट की उम्मीद हमसे मत रखिए। वैसे तो शॉर्टकट की उम्मीद किसी से मत रखिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज ART। इस ग्रुप को एक पूरा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है, इन दिस टॉपिक द साइंस इज हेल्पिंग टू प्रोवाइड चिल्ड्रन टू द कपल हु हैव नो चिल्ड्रन। अब सवाल आता है कि कपल के पास बच्चे नहीं हैं, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि वजह क्या है, फिर उस वजह के अकॉर्डिंग जो हम उसकी मदद कर सकते हैं वो करते हैं। तो जो हम मदद करते हैं ऐसे चाइल्डलेस कपल को बच्चा प्रोवाइड करने में, सर उसी का नाम कहलाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। 4 ऑप्शन है, गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI एंड ET। चारों को हम समझना पहले चाहेंगे, फिर हम आंसर की तरफ बात करेंगे। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस तकनीक की जरूरत उन फीमेल में पड़ती है जो बच्चे तो नहीं पैदा कर सकती हैं, बट
दे आर कैपेबल टू प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसे फीमेल बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, मान लीजिए यूट्रस का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि उसमें एम्ब्रियो लंबे समय तक नहीं रह सकता, या अन्य भी कोई वजह हो कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, वो डिलीवर नहीं कर सकती, लेकिन शी इज एबल टू प्रोवाइड ए एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके में हम एक फिक्स समय पर, जब ओवल्यूशन का समय हो, उसी समय हम स्पर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए फैलोपियन ट्यूब में, या हम स्पर्म और ओवा दोनों किसी डोनर से लेते हैं और उस फीमेल में इसे इंट्रोड्यूस करते हैं एक साथ फैलोपियन ट्यूब में ताकि वहां फर्टिलाइजेशन हो सके। यानी गिफ्ट एक ऐसी तकनीक है जहां पर हम गैमीट का फर्टिलाइजेशन सर फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम, जो हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोग्राम है, उसका एक पार्ट है। ये तकनीकी उन फीमेल में या उन कपल में लागू होती है जहां पर फीमेल कैन नॉट प्रोवाइड द एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस तकनीक में हम स्पर्म और ओवा को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जब बन जाता है तो उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हम टेस्ट ट्यूब में ही करते हैं, क्योंकि फीमेल न सिर्फ फर्टिलाइजेशन कर पाती है बल्कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी नहीं कर पाती। इसलिए जाइगोट या 2, 4 या अप टू 8 सेल स्टेज में हम एम्ब्रियो को फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। इसी का नाम है जिफ्ट। तीसरा ऑप्शन है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यह तकनीकी उन फीमेल में या उन कपल में लागू होती है जहां स्पर्म के अंदर ओवा को पेनिट्रेट करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो इसलिए हम ओवा को लेकर स्पर्म को सीधे उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ताकि फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर शायद यही आ रहा है। क्वेश्चन फिर से देख लें। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यस, ICSI एक ऐसी तकनीकी है जिस पर स्पर्म को हम सीधे ओवम में इंजेक्ट करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। चौथा ऑप्शन भी देख लें, ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब जो बेबी का प्रोग्राम है उसका एक पार्ट है ये। टेस्ट ट्यूब बेबी इन जनरल लेमैन के लिए कहा जाता है, वैसे टेक्निकली इट इज नोन एज IVF ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो 2 तरीके से हो सकता है। अगर हम जाइगोट या एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज तक ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर हम फैलोपियन ट्यूब में करते हैं, उसे हम जिफ्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मोर देन 8 सेल्ड एम्ब्रियो टू अप टू 32 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम यूट्रस में करते हैं, एंड दैट इज IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो आंसर तो पहले ही आ चुका है, आंसर इज द C। लेकिन मैंने आपका समय लिया इस क्वेश्चन में ये बताने के लिए कि गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI और ET चारों को समझ लेंगे अगर आप, तो आपको लगना चाहिए वो टॉपिक जो ART के नाम से आपके NCERT में दिया है वो पूरा एक साथ एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएगा। यस, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन ए पॉपुलेशन विल, यानी IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR का मतलब है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। किसी पॉपुलेशन का जिक्र किया जा रहा है जहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं सामान्यतः ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं, एंड डिक्रीज्ड MMR, और जो मां है मैटरलिटी, मैटरनल मैटरलिटी, मां की मृत्यु दर कम है। इस लिहाज से देखा जाए भाई पॉपुलेशन बढ़ाने में IMR का रोल है
और घटाने में एमएमआर का रोल है। जब सामान्यतः आईएमआर बढ़ा हुआ है तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी नहीं, एमएमआर घटा हुआ है तो पॉपुलेशन ज्यादा घटेगी नहीं। तो जाहिर है अगर ये दो कंट्रेरी फैक्टर एक साथ काम करेंगे किसी पॉपुलेशन में तो कोई बड़ा चेंज हमारी पॉपुलेशन में नजर नहीं आएगा। इस लिहाज से सी ऑप्शन नजर आ रहा है, नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द ग्रोथ रेट। थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, अब वो डिपेंड करता है कि सर आईएमआर कितना बढ़ा, एमएमआर कितना घटा। लेकिन चूंकि दोनों कॉन्ट्रेरी फैक्टर हैं, एक पॉपुलेशन बढ़ाने वाला और एक पॉपुलेशन घटाने वाला, और दोनों ही अपने एक्सट्रीम पर हैं, तो ग्रोथ रेट में कोई जरा ज्यादा परिवर्तन नजर नहीं आएगा। तो आंसर शुड बी द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, जिसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया के नाम से जानते हैं। यानी एक मां, इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा दूध दे रही है, मतलब शुरुआत के दिनों में उसके पास दूध ज्यादा बनता है, तो काफी ज्यादा जब दूध बनता है तो सामान्यतः मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, उसे हम लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। हालांकि ये वाली जो तकनीकी है लैक्टेशनल एमिनोरिया की, एंड इट इज नॉट मच इफेक्टिव मोर देन 4 to 6 months, 4 से 6 महीने से ज्यादा इफेक्टिव होता नहीं, क्योंकि जब लैक्टेशन होता है तो उस समय पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, और जो प्रोलैक्टिन जब पीक पर होता है तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच-एलएच काफी लो होता है, और जब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कम होता है तो जाहिर है कोई फॉलिकल ग्रो नहीं करता है, इसलिए किसी भी अंडे का विकास नहीं होता, ओवल्यूशन नहीं होता, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। तो आंसर शुड बी द ए, कि सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, यानी कोई मदर जिसमें मिल्क का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो उस समय गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं, और यही वजह है कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। तो आंसर इज ए, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड्स of contraception with the least side effect, at this is the last option for couple because, वैसे जितने भी हमारे पास कंट्रासेप्टिव मेथड हैं सब में फेल्योर रेट है 0.1% से लेकर 10 to 15% या 50% तक भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव तकनीकी है दैट्स एन स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन जिसे आप नसबंदी या नलबंदी कहते हैं, मेल में इसे हम नलबंदी के नाम से जानते हैं, वैसेक्टोमी, फीमेल में हम उसे नसबंदी के नाम से जानते हैं, दैट्स ए ट्यूबेक्टोमी। तो कहा जा रहा है कि जो स्टरलाइजेशन टेक्निक है ये एकदम फुल प्रूफ मेथड है, बहुत कम साइड इफेक्ट हैं, फिर भी इसे लोग प्रेफर नहीं करते हैं, प्राइमरी चॉइस नहीं रखते। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात ऑप्शन में दी गई है, इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, बिल्कुल सही है। स्टरलाइजेशन टेक्निक में हम फेलोपियन ट्यूब या वासा डिफरेंस को काट करके बांध देते हैं, तो जाहिर है अगर जब कपल को बच्चा चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो सामान्यतः ये इरिवर्सिबल होता है। दूसरा है मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज या ड्राइव। ये भी कुछ लोगों को मिथ है कि शायद इससे हमारी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सेक्सुअल डिजायर होती है उस पर स्टरलाइजेशन टेक्निक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेक्सुअल डिजायर इज अ टोटल ऑफ हार्मोनल एक्शन, और स्टरलाइजेशन कभी भी हार्मोनल एक्शन या सिक्रीशन को प्रभावित नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की मान्यता है। थर्ड है, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। यस, बिल्कुल एक बेहद माइनर सर्जरी है, ओटी में जाना जरूर पड़ता है, तो इसलिए सामान्यतः जब किसी से ऑपरेशन शब्द बोलिए तो उसके अंदर एक भय व्याप्त होता है, इसलिए भी अवॉइड करता है। एंड फोर्थ वन, इफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्रीज, ये भी सच है कि दूर दराज में बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां अब भी हमारे पास चिकित्सा व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हैं, इसलिए जब जरूरत पड़ती है तो स्टरलाइजेशन टेक्निक इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये चारों जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं, और शायद इसी वजह से कपल नॉट प्रेफर दिस वन
for option of contraceptive. So answer is D. Next, question number 5. A national level approach to build up a reproductively healthy society was taken up in our country is. यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक अप्रोच डेवलप की गई ताकि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी अचीव की जा सके हमारे देश में। ऐसा कब हुआ? हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, रिपब्लिक फॉर्म में आया 1950 में, तो इसकी ज़रूरत सबसे पहले समझी गई। हेल्थ की ज़रूरत समझी गई और हेल्थ का एक एस्पेक्ट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी वजह से एकदम शुरुआती दिनों में 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, क्योंकि ऐसा मानना था कि परिवार अगर छोटा होगा तो हम उन्नति जल्दी कर पाएंगे। लेकिन कोई भी प्रोग्राम जब शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं। समय के साथ साथ उसमें उन खामियों का अध्ययन किया जाता है और उन खामियों को दूर किया जाता है। ऐसा ही इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ हुआ। बहुत सारे स्टेजेस आए, हर बार पीरियोडिकली हम उसे एसेस करते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब हम एसेस करते रहे, इंप्रूवमेंट करते रहे, आज की डेट में नेशनल लेवल पर प्रोग्राम जो ऑपरेट किया जाता है एंड दैट इज नोन एज RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इस प्रोग्राम का RCH काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है दैट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटिव एस्पेक्ट। जो रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई एस्पेक्ट हैं सर, उसके अलाउंग अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता क्रिएट करना, ताकि लोग जागरूक होंगे तभी हम हेल्थी सोसाइटी को अचीव कर सकते हैं। इसलिए आज से आंसर शुड बी द ए, 1950s, क्योंकि शुरुआत तो हमने 1951 में ही कर ली थी। ए। क्वेश्चन नंबर 6, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। कंट्रासेप्टिव्स कई प्रकार के होते हैं। एक कंट्रासेप्टिव की बात की जाती है जो क्वेश्चन के बाद हम सोच पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, कभी एक अनवांटेड सेक्स हो गया या किसी अन्य तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज होने के बाद हम सोच पाते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, सो दैट इज एन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं आज की डेट में, दे आर ईदर प्रोजेस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन और IUD। बट ये जितनी भी आपके पास हैं कंट्रासेप्टिव्स इमरजेंसी के नाम पे, दे मस्ट बी टेकन विद इन 72 आवर फ्रॉम इम्प्लांटेशन। यही बात आपके NCERT में लिखी गई है कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव शुड बी टेकन, चाहे आप प्रोजेस्ट्रोजेन लें, प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन लें, IUD लें, दैट मस्ट बी टेकन विद इन 72 आवर। लेकिन सवाल ये जरूर जानना चाहिए, ऐसा क्यों? सर 72 आवर के बाद ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ेगा कि सर हमारी कंट्रासेप्टिव जो इमरजेंसी जो डिवाइस है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी? एक्चुअली क्या होता है कि जो इसमें हम पिल्स लेते हैं, IUDs लेते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, क्योंकि 3rd जनरेशन IUD ही यूज की जाती है इसमें। चौथे दिन फर्टिलाइजेशन होने के 4th डे एम्ब्रियो रीचेज इन द यूट्रस and 7th day comes in the contact of the uterine wall for the implantation। चौथे दिन पहुंचता है, यानी आफ्टर 72 आवर दिस एम्ब्रियो रीचेज इन द यूट्रस। अगर हम उससे पहले यूट्रस के इंडोमेट्रियम को किसी तरह से इतना सेंसिटिव कर दें कि एम्ब्रियो वहां पर इम्प्लांट ही ना हो पाए, यूट्रस में रह ही ना पाए, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया होगा तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम 72 आवर के अंदर ही क्यों ऐसी बात करते हैं। तो यस, आंसर शुड बी द ए, 72 आवर ऑफ क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन रहे इस सेशन में। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक डिस्कस करूंगा। मैं छोटे छोटे वीडियोस दे रहा हूं, आपको पास समय ज्यादा हो तो सारे वीडियोस को आप क्लब करके एक साथ देख सकते हैं, लेकिन पर्पस हमारा जो है वो सिर्फ ये कि आपसे कम समय लिया जाए और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ उसकी कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में जरूर डाले जाएं। और मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं कि क्वेश्चन बता के सिर्फ आंसर बता के निकल जाऊं, बिकॉज दैट इज गिवन एवरीवेयर in every textbook and so many video channels and providing the lot of questions along with the answers। लेकिन सर उससे आप सीख कुछ नहीं सकते। सीखना अगर आपको है तो you should listen very carefully the concept behind the question।
because the concept which is present behind the question will make a new question. और यही बेहद जरूरी है. तो stay with us. Good luck.